हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिए 3 चैप्टर केमिस्ट्री का के एंड 1 चैप्टर इज़ बायोलॉजी का। ठीक है बच्चों, हमने कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड केमिस्ट्री के चैप्टर कंप्लीट करे हैं। बच्चों, आज जो आप 4th चैप्टर देख रहे हो ना सामने, इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आप देख रहे हो बच्चों। और ये भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके कंपाउंड कार्बन के। ठीक है, तो इस चैप्टर में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि कार्बन क्या होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके कंपाउंड क्या होते हैं, और कार्बन कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। समझ आ रहा है बच्चों, कार्बन कैसे बॉन्ड की क्या करता है बच्चों, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर। और आपको याद होगा मैम ने आपको 3rd चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था, याद है या भूल गए। मैम ने 3rd चैप्टर में आपको आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था, या और मैंने आपको वहाँ पर ये भी बताया था कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बड़े ध्यान से सुन लो बच्चों आयनिक कंपाउंड की, क्योंकि जब हम कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ेंगे तो जो बिल्कुल उसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होने वाली है कोवेलेंट कंपाउंड की, बोला था ना मैम ने। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन है और उसके कंपाउंड होंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब मैम आपको बताएगी कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर मैं कार्बन की बात करूं कि कार्बन होता क्या है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। जो कार्बन है ना वो प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर की अर्थ क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन ठीक है, मैम ने क्या बोला कि जो कार्बन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन प्रेजेंट होता है, तो ओनली 0.02% प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन इज़ प्रेजेंट, कार्बन 0.02% कार्बन इज़ प्रेजेंट, कार्बन प्रेजेंट होता है इन दी अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में, लेकिन किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन दी फॉर्म ऑफ मिनरल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बच्चों, मिनरल्स की फॉर्म में। और वो मिनरल्स क्या हो सकते हैं, लाइक कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोयल एंड पेट्रोलियम। इतना क्लियर है बच्चों। उसके बाद इतना समझ आया। ठीक है,
हाँ बस चलो इतना बहुत है। उसके बाद तो कार्बन की थी नॉर्मल सी जानकारी। अगर हम पढ़े कि बॉन्डिंग इन कार्बन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बन के अंदर बॉन्डिंग पढ़नी है। और कार्बन के अंदर बॉन्डिंग या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है बच्चों, तो ध्यान से सुनना। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल अभी बताएगी मैम इसका मतलब, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ एलिमेंट्स, इन बोथ एलिमेंट्स। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों, मान लो ये दो एलिमेंट है, कार्बन कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो बोलोगे कि मैम का एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, 2 और 4, यानी कि लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 4 भरे जाएंगे। 1 2 3 4 हो गया इसका। अब इसका करो 1 2 3 4 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक 2 इलेक्ट्रॉन का बच्चों एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड कौन सा है बच्चों, तो ये होता है डबल बॉन्ड। अगर 2 बॉन्ड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड बोलते हैं। और अगर एक बॉन्ड होता है तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और अगर 3 बॉन्ड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान से सुनो, अब मैम ने ये क्या लिख दिया कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ एलिमेंट। ध्यान से सुनो, ये जो एक बॉन्ड बना है उस बॉन्ड में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस बॉन्ड में इस कार्बन का भी ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो दोनों की आपसी चीज़ से, यानी कि 50% अगर ये अपना दे रहा है तो 50% ये भी अपना देगा, तभी जाकर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और ऐसे बॉन्ड को जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बने, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है आपसी, यानी कि दोनों को जोड़कर दोनों के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अगर बॉन्ड बन रहा है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इतना क्लियर? आपको याद हो तो आयनिक बॉन्ड में जब मैं NaCl का पढ़ा रही थी तो ये इसके पास 1 था, इसके पास 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा था। इसने ना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिया था, ठीक है। क्या यहाँ पर बॉन्ड बन रहा था? नहीं, क्योंकि मतलब इसने थोड़ी इससे लिया, सिर्फ इसने इससे लिया और इसने पूरा दे दिया अपना, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये अगर अपना इस बॉन्ड को बनाने में दे रहा है तो ये भी दे रहा है। यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग होती है ऑफ इन बोथ एलिमेंट्स। दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं ऐसे बॉन्ड को? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगर तुम्हें बताऊं तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों? तो 4 थे ना। ये जो होते हैं ना ये हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4 समझ आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, अभी बताएगी मैम इसके बारे में। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ आया। अब कोवेलेंट बॉन्ड की फटाफट से प्रॉपर्टीज बता दो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड की याद है ना तो बिल्कुल रिवर्स करनी है कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उठा लेते हैं। बॉइलिंग
पॉइंट, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना, बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड का या कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था बच्चों, किसमें, आयनिक कंपाउंड में, कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई था, तो इनका अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स have low melting and boiling point, low melting and boiling point, melting and boiling point क्या होगा इनका, कम होगा, ठीक है, समझ आया। उसके बाद कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते थे जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते थे। लेकिन यहाँ थोड़ी ना आयंस प्रेजेंट है, कहाँ पॉजिटिव और एनायन चार्ज बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा ना, तो इसलिए ये क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। उसके बाद बताओ, एक सोल्यूबिलिटी का पढ़ा था ना कि वे सोल्यूबल होते हैं, क्या ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, नो, ये सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है, समझ आ रहा है। सोल्यूबिलिटी पढ़ी थी वहाँ पर। अब भाई इनमें आयंस ही नहीं प्रेजेंट होते तो ये वाटर में कैसे घुलेंगे, ठीक है। दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में घुलनशील नहीं होते, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, समझ आया। अब इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना कुछ और बातें को कार्बन के बारे में, कि देखो ध्यान से सुनो। अच्छा, नोबल गैसेस क्या होती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है बेटा। जो लास्ट वाला 18वां ग्रुप है, आपको पता है पीरियडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स है और 7 पीरियड है। जो लास्ट वाला 18वां ग्रुप है ना, उसको नोबल गैस बोलते हैं। उसमें हीलियम गैस ये सब वगैरह हैं। नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होते हैं ना, वो फुल फिल्ड होती है ऑटोमेटिकली। अगर मतलब लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अपने आप प्रेजेंट है तो उनकी जो कन्फिगुरेशन है वो फुल फिल्ड है, और फुल फिल्ड है तो उनकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जब हम 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 0 निकल के आएगा। समझ आ रहा है बच्चों। तो हमें क्या करना है, हम कार्बन को देखेंगे कि क्या इसकी टेंडेंसी, क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट होती है या नहीं होती। अब कार्बन के बारे में ही हमें जानना है। तो अगर मैं बात कहूँ कि जो कार्बन होता है उसका सिंबल होता है C। क्या होता है बच्चों, उसका सिंबल C होता है। और जो एटॉमिक नंबर होता है, देखो एटॉमिक नंबर को ना बच्चों Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो होता है 6। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करूं, अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ये K शेल, ये L शेल, 2 और 4 यही तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब क्या ये फील्ड है, नहीं। क्यों मैम, क्योंकि आपने बता रखा है कि पूरा होने के लिए लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शन केस होता है कार्बन का, सिर्फ कार्बन में ही ये एक्सेप्शन केस होता है। ध्यान से सुनो, मैम बोल क्या रही है सिर्फ कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें ये एक्सेप्शन केस होता है, जो मैम अब बताएगी। अब इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करने के लिए, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए कार्बन को, या तो ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, 4 तो ऑलरेडी है, 4 और इसमें ऐड हो जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा। या फिर अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दें और 2 रह जाएंगे, और K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। तो ये
कंप्लीट फुलफिल्ड हो जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। लेकिन कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता, ये एक्सेप्शन केस है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का भी एटॉमिक नंबर 14 होता है। कन्फिगुरेशन करोगे 2 8 4 की आएगी, लेकिन ये तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये तो। अब ले लेता है तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे, कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा। इसमें भी तो लास्ट वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों नहीं लेता और ना ही देता, ऐसा रीज़न क्या है? तो ध्यान से सुनो बच्चों, एक्सेप्शन केस क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन could not gain 4 electron, कार्बन neither gain 4 electrons nor accept 4 electrons, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन देता और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है बच्चों, अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान से सुनो, ये कार्बन, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल हो गई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एल शेल हो गई जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर? अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, यस और नो? मैम ने बता रखी है बात कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो कार्बन एटम है बच्चों, इसकी कैपेसिटी है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। मैम ने बताया था ना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कार्बन के पास कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कितने इसके पास? 6 हैं। अब एक बात बताओ, इसकी टेंडेंसी है, इस न्यूक्लियस की टेंडेंसी है कि ये 6 ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ के होल्ड करके रख सकता है। समझ आ रहा है? देखो पहला केस लिखो, केस फर्स्ट, कि इट कुड गेन, अगर ये इफ इट कुड गेन या लूज, हाँ गेन माने होता है लेना। शायद मैंने पिछले चैप्टर में कुछ गलत बता दिया ना बच्चों। गेन माने होता है लेना और लूज माने होता है या डोनेट माने होता है देना। समझ आ रहा है? सॉरी, मैंने शायद गेन वहाँ पर देने को बोल दिया। गेन माने होता है लेना, गेन माने क्या होता है? लेना होता है। तो ठीक कर लेना। अगर इफ़ इट कुड, इट माने कार्बन, अगर कार्बन गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। अब ये भाई लेगा ना, अब जो लेता है वो तो उसके ऊपर तो ऋण चढ़ जाता है, मतलब ऋण चढ़ जाता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है कि पॉजिटिव लगता है? तो बोलोगे मैम नेगेटिव लगता है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये क्या बन जाएगा? इट फॉर्म C4 नेगेटिव, है ना। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, अब लेना मतलब नेगेटिव, और 4 लिए इसी वजह से, और ये क्या बन जाएगा? एनायन। लेकिन बट मैंने अभी बताया कि इस कार्बन एटम की टेंडेंसी है 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की, इसके न्यूक्लियस की। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और इसने ले लिए तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, जो कि इसको संभालना ना, ये नहीं संभाल सकता, क्योंकि इसके न्यूक्लियस की टेंडेंसी है सिर्फ 6 प्रोटॉन को पकड़ के रखने की। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और एंटर कर गए तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। लेकिन इसमें तो इतना वजूद ही नहीं है कि भाई ये इतनी चीज़ सहन कर सके, क्योंकि छोटा एटम है ना, ओनली 2 शेल ही तो प्रेजेंट है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ, वहाँ पर 3 शेल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एटम होता है बड़ा।
और उसमें झेलने की हिम्मत होती है कि वो और भी इलेक्ट्रॉन को झेल सकता है। लेकिन ये बेचारा एटम है छोटा सा, 2 इसमें शेल है, तो इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 4 प्रोटॉन को, ये 4 इलेक्ट्रॉन को और हैंडल कर सके। यही रीज़न है कि जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। समझ आया? बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट for the nucleus with 6 proton to hold on to 10 electrons that is 4 extra electron. That's why carbon could not gain 4 electrons. समझ आया? अगर कार्बन इफ़ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कार्बन के न्यूक्लियस के पास पहले से 6 प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन के ऊपर वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे संभाले? कहने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे संभालेगा? उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती। डैट्स वाई, इसी वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेता, नहीं गेन करता। ठीक है। अब दूसरा केस है, भाई वो दे भी तो सकता है, चल ले नहीं सकता तो दे ही दे। समझ आ रहा है? केस सेकंड देखो, अब क्यों नहीं देता, चलो मैं आपको बताती हूँ। सोचो बच्चों, अगर आपके शरीर का एक हाथ कट जाए, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, पर अगर हो जाता है तो आप जिंदा रह सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन आपकी जो शक्ति होती है वो तो नहीं रहती। अगर आपको कोई कहे कि भाई पैर भी दे दे अपने और हाथ भी दे दे, तो एक बात बताओ, इन सबको देने में, पैर को देने में, हाथ देने में, आपके अंदर अगर ताकत होगी तभी आप उन चीज़ों को डोनेट करने के बाद जिंदा रह सकोगे। समझो आपका वजूद पहले से ही इतना नहीं है कि आप इतने मतलब शरीर से इतने ताकतवर नहीं हैं, तो आप अपने शरीर के अंग कैसे दे दोगे? अब ये बेचारा पहले ही छोटा सा एटम, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है ना अगर, तो बहुत ज़्यादा इसके पास एनर्जी होनी चाहिए कि भाई ये अपना जब एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये ठीक ठाक रहे। अगर ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा लास्ट वाली शेल के, तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को देने में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। अब ये बेचारा पहले ही छोटा सा एटम, अगर इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वैसे ही मर जाएगा। तो यही रीज़न है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं करता, मतलब लूज़ भी नहीं करता। समझ आ रहा है? देखो लिखो, इफ़ इट कुड, अगर इसने लूज़ कर दिए, लूज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दी, अब दे देगा तो क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा, फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं कैटायन। बट इट वुड, लेकिन इसको ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, रिक्वायर एनर्जी चाहिए, रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों चाहिए? रिमूव करने में, टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, और इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। डैट्स वाई, यही रीज़न है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट करता, ना तो डोनेट मतलब लूज़ भी नहीं कर सकता, और ना ही किसी से ले सकता। क्लियर? समझ आया या नहीं आया? और हम पढ़ेंगे कल। बच्चों क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चों? ओके बाय, टेक केयर।